गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट 2। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट 1 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे। तो अब हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट पढ़ना है, क्योंकि 3rd सेमेस्टर में जो मेज़रमेंट था आपका, उस मेज़रमेंट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल्स के भी मेज़रमेंट आपको करने थे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। लेकिन यहाँ 5th सेमेस्टर में जो हमको इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट 2 में जो चीज़ पढ़ना है, इसमें हम टोटली फोकस करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरिंग क्वांटिटीज़ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट 2 पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक ब्रीफ सिलेबस क्या है। फॉर डिटेल सिलेबस यू कैन गो थ्रू व्हाट लक्ष्य पॉलिटेक्निक ऐप, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल सिलेबस वहाँ पे अपलोडेड है। वहाँ से आप जा कर के सिलेबस को देख सकते हैं और सिलेबस को वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में एक छोटा सा हमने सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे कि कितना हमको क्या क्या चीज़ के अंदर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट 2, जिसका कोड है 1621502। ये आपके SBT का सब्जेक्ट कोड है इसका। ठीक है, सिलेबस हमने यहाँ पे लिख दिया है। यूनिट 1 में आपको हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट पढ़ना है। ये हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के अंदर हमको फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट तो करना ही करना है, बट हमें बहुत सारे अदर पैरामीटर लाइक रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, क्वालिटी फैक्टर, इन सभी पैरामीटर्स का क्या करना है, मेजरमेंट करना है एट द हाई फ्रीक्वेंसी। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पर इन सारे पैरामीटर्स का हमको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। हम लोग इसी यूनिट से स्टार्ट करेंगे। सेकंड है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज़ करके किस प्रकार किसी क्वांटिटी को आप मेज़र करेंगे, इस मेज़रमेंट को हम लोग इसके अंदर देखेंगे। इसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब के मदद से मेज़रमेंट देखेंगे, रेक्टिफायर एम्पलीफायर के मदद से मेज़रमेंट देखेंगे, एम्पलीफायर रेक्टिफायर के मदद से हम लोग मेज़रमेंट देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मेरे पास अवेलेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर से हम लोग वोल्टेज मेज़र करेंगे, तो जिसे हम लोग TVM बोलेंगे, ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर। तो ये सारे चीज़ आपको यूनिट 2 के अंदर आएंगे, तो हम लोग वहाँ पे इसको डिटेल वे में स्टडी करेंगे। यूनिट 3 है आपका डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें आप लोग डिजिटल के बारे में बहुत कुछ आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर जनरली डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में हम लोग डिजिटल कंपोनेंट्स का यूज़ करके मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, डिजिटल वोल्ट मीटर वगैरह इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4 इंस्ट्रूमेंट फॉर जनरेशन एंड एनालिसिस ऑफ वेव। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, जिसके मदद से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव को जनरेट करते हैं। जैसे सबसे पहला इसके अंदर टॉपिक आएगा ऑसिलेटर। ऑसिलेटर आप लोग जानते भी हैं, 3rd सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा है, 4th सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा है कि व्हाट इज़ एन ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर के मदद से हमने देखा था कि जनरली साइनोसॉइडल वेव को हम लोग ज़्यादातर जनरेट करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सर्किट्स इसके अंदर आएंगे। एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी आएगा, जिससे हम लोग स्क्वायर वेव ये सब जनरेट करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव को जनरेशन करने के बाद हमें एनालिसिस भी करना है उस वेव का, कि किस तरह से वो वेव वर्क करेगा, उसका क्या नेचर होगा। ये सारा चीज़ हम लोग इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5th यूनिट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर। And we have a different type of transducer here and different type of sensor also here। ठीक है, इसके अंदर हमें ट्रांसड्यूसर के बारे में और सेंसर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ही छोटा 1 या 2 टॉपिक सेंसर का हमको इसके अंदर मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसड्यूसर एक
इलेक्ट्रिकल और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगर किसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो हमें ट्रांसड्यूसर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, या फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो हमें एक ट्रांसड्यूसर की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रांसड्यूसर का हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रोल है और सेंसर का भी रोल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं कि आप अपने मोबाइल स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, उसमें टच स्क्रीन वो सेंसर के रूप में काम करता है। तो बहुत सारे सेंसर भी हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन हम लोग जो भी होगा वो देखेंगे इसके अंदर सेंसर के बारे में। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 6 यूनिट ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जनरली हमको ऑप्टिकल लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके। जैसे हमारे पास बहुत सारे फोटोवोल्टेइक सेल है, ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग फोटो कंडक्टिव सेल, इन सब के बारे में हम लोग ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में डिटेल वे में स्टडी करेंगे। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिस टॉपिक का नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में भी हम लोग इसी यूनिट के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होता है। ठीक है, एंड द लास्ट यूनिट इज़ योर यूनिट 7। इसमें हमें डेटा एक्विजिशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, हाउ टू प्रोसेस द डेटा। अगर आपके पास कोई डेटा है, कंप्यूटर डेटा मान लो एग्जांपल, तो आप उसको किस तरह से प्रोसेस करेंगे ताकि वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिट हो ईजिली। जैसे फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लेक्स करते हैं, ठीक है, 2 प्रकार का मल्टीप्लेक्सिंग होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न एंड टाइम डिवीज़न। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा का प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम के अंदर में हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से हम डेटा को क्या करते हैं प्रोसेस्ड करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल वे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हमने एक रेफरेंस बुक ऊपर में लिख रखा है जो कि आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं। ये रेफरेंस बुक है आपका ए कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बाय AK साहनी, धनपत राय पब्लिकेशन का है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप ये ले सकते हैं। या फिर अगर आपको मोर डिटेल में स्टडी करना हो, ज़्यादा प्रिसाइज से ज़्यादा एलोबरेट स्टडी करना हो, तो आप एक फॉरेन राइटर की बुक ले सकते हैं जिसका राइटर का नाम है ली कूपर, PHI पब्लिकेशन का है। बट अगेन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चूँकि ये फॉरेन राइटर है तो इनकी जो राइटिंग, जो इंग्लिश राइटिंग है वो थोड़ी सी टफ है, आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि आप इसी बुक को प्रेफर करें। अदरवाइज आई विल गिव ए कंप्लीट नोट्स ऑन वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर के अंदर में ही कंप्लीट नोट्स आपको दे दिया जाएगा और जो PDF होगा वो भी हम अपलोड कर देंगे ऐप के ऊपर, तो वहाँ से आप PDF को भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके ले सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि जो ऑनलाइन लेक्चर आपको दिया जाए और इसमें जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उसी दिन आप नोट डाउन कर लें। इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए बैठे तो आपके पास एक कॉपी और पेन होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी बात यहाँ बताई जाएगी वो आपको नोट डाउन करना है उसी दिन और उसी दिन आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वीडियो लेक्चर को डाउनलोड करके रख लें और उसको फिर बाद में देखें। इस तरह से दिक्कत क्या हो जाएगी कि बहुत सारा वीडियो लेक्चर एक बार आपका कलेक्ट हो जाएगा और जब आप इसको देखने के लिए जाएंगे तो फिर आप उसको ईजिली नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश आपको करना है कि जिस दिन भी वीडियो लेक्चर आपका बने उसी दिन आपको पूरा एक कंप्लीट नोट्स बना करके और उस नोट्स का डिटेल वे में स्टडी करना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इफ़ेक्टिवली क्या करना है, स्टडी करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी आपका ये ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं। तो ऑफलाइन क्लासेस है नहीं, ऑनलाइन क्लासेस है, तो आपको मोर सिंसियरली स्टडी करना होगा। हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार से लेके आपको चलना होगा। ऐसा नहीं कि हम उसको लाइटली ले लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आगे एग्ज़ाम हो या ना हो। ठीक है, एग्ज़ाम हो या एग्ज़ाम ना हो इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। हमारा मेन मोटो ये होना चाहिए कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा पढ़ाई इतना अच्छा होना चाहिए कि आगे चल के अगर हम कहीं भी जाएं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाएं, तो वहाँ पे हमारा कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट 2 काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसका जो रोल है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट एज वेल एज कम्युनिकेशन सिस्टम के बाद इसका इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट कम्युनिकेशन सिस्टम के बाद इसी से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, एक ब्रीफ स्टडी देख लिया अपने सिलेबस को। और हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 का नाम है हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसके अंदर बहुत सारे चीज़ हमें पढ़ने होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग डिटेल वे में इसका स्टडी करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमको स्टडी करना है, ठीक है। और हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट इसके अंदर रखना है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात आ जाती है कि सर अगर हमें डाउट होगा, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है, क्लासेस है, लाइव क्लासेस तो चल नहीं रहा है अभी, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का इस सब्जेक्ट में डाउट हो तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर वीकेंड में सैटरडे या संडे को एक लाइव क्लास इंटरेक्शन रखेंगे। उस लाइव क्लास इंटरेक्शन से आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अदरवाइज आपका रिलेटिव ग्रुप भी बना हुआ है, ठीक है। हर जो ग्रुप है आपका बना हुआ है, जैसे जहाँ जहाँ आपकी कोचिंग है उसकी एक अलग अलग ग्रुप भी बनी हुई है, तो आप उस ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा नंबर भी है, उस नंबर पे कॉल करके भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है रिप्लाई मिलने में थोड़ा सा क्या हो, समय लगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के आते हैं, तो जिनका पहले आता है उसको मैं पहले रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। इसलिए आप इस चीज़ को आपको क्या करना है, पढ़ना है। और जो भी आपको दिक्कत होती है तो आपको इस माध्यम से हमसे क्या करना है, पूछना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग ज़्यादा डिटेल वे में इस चीज़ को ना बताते हुए यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, जिस यूनिट 1 का नाम है हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। चलिए, तो हम लोग बिना डिले किए हुए यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट 2 में, ठीक है। यूनिट 1 है हमारा हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पे हम लोग कुछ क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। इस यूनिट का पूरा इंट्रोडक्शन हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया है आपको, इस बात को आपको ध्यान देना है कि आप इलेक्ट्रिकल जो क्वांटिटीज़ है, जैसे रसिस्टर का रसिस्टेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और इंडक्टर का इंडक्टेंस, एज वेल एज क्वालिटी फैक्टर ऑफ एनी सर्किट, जिसको हम लोग क्यू फैक्टर बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ लो फ्रीक्वेंसी पे आप मेज़र कर चुके हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे मेज़र आप कर चुके हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने ये लिखा है कि टू मेज़र द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस एंड क्यू फैक्टर एट लो फ्रीक्वेंसी वी यूज डिफरेंट मेथड लाइक ब्रिज विच गिव द एक्यूरेट रिजल्ट। बिल्कुल, हम लोग ब्रिज के मदद से एक्यूरेटली इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते थे। एक्यूरेटली हमको फाइंड आउट कर लेना होता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अननोन रेसिस्टेंस की बात करें तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज के मदद से क्या करते थे, अननोन रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन कर लेते थे। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर हमको इंडक्टेंस का मेज़रमेंट करना हो तो हम मैक्सवेल ब्रिज और हेज ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, मैंने एक फ़ोटो भी इसके ऊपर डाल दिया है कि आप इंडक्टेंस के मेज़रमेंट करने के लिए मैक्सवेल ब्रिज और हेज ब्रिज को आप यूज़ कर सकते थे। उसी प्रकार अगर कैपेसिटेंस को आपको मेज़र करना हो तो आप वेंस ब्रिज और शियरिंग ब्रिज, जैसा कि आपको वहाँ दिखाई दे रहा होगा इस स्क्रीन के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर, आप क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस का मेज़रमेंट कर सकते थे यूजिंग वेंस ब्रिज एंड शियरिंग ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो हमको रेसिस्टेंस का मेज़रमेंट करना है, किसी अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस का मेज़रमेंट करना है, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते थे। ये भी आप डायग्राम देख रहे होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का बोर्ड के ऊपर। और नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर मेज़र करना हो, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी सर्किट, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट आप ड्रॉ करते हैं
या मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी आपने ड्रॉ किया है, तो उसके परफॉर्मेंस को जानने के लिए उसका क्वालिटी फैक्टर जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस क्वालिटी फैक्टर को भी हम मेज़र कर लेते थे। अगर मीडियम क्वालिटी फैक्टर है तो मैक्सवेल ब्रिज, जैसा कि आपने देखा है डायग्राम में, और हेज ब्रिज से मदद से हम लोग हाई क्वालिटी फैक्टर को क्या करते थे, मेज़र करते थे। तो ये जितने भी मेथड आप देख रहे हैं मेज़रमेंट करने के, इन सारे क्वांटिटीज़ का, ये लो फ्रीक्वेंसी पे हम लोग मेज़र करते हैं। दिस इज़ एट द लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये एक्यूरेट रिजल्ट भी देता था। थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने बहुत सारे ब्रिज पढ़े होंगे मेज़रमेंट में, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ किया, जैसे मैंने 0.1 से लेकर के 100 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी रेंज में आए, तो हमने देखा कि ये सारे जो मेथड ऑफ मेजरिंग दीज क्वांटिटीज़, ये सारे क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए ये जो मेथड है, मेज़रमेंट तो कर दे रहा है बट इट विल नॉट गिव द एक्यूरेट रिजल्ट। ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। ये सारे ब्रिज लो फ्रीक्वेंसी पे एक्यूरेटली रिजल्ट देते थे, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर ये एक्यूरेटली रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी हम 0.1 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस पर ये सारे ब्रिज एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाते थे। व्हाट इज़ द रीज़न वाई दिस ब्रिज इज़ नॉट गिविंग द एक्यूरेट रिजल्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी? हाई फ्रीक्वेंसी पर ये क्यों नहीं रिजल्ट दे पा रहे हैं? क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे इफ़ेक्ट, इसको हम लोग काउंट करके नहीं चलते हैं। इस कारण से एक्यूरेसी क्या होती थी, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाता था। अब ये इफ़ेक्ट या ये जो प्रॉपर्टीज़ एट हाई फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इन सारे प्रॉपर्टीज़ या जो इफ़ेक्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी आ जाता है, इन सारे को इनहेरेंट इफ़ेक्ट बोलेंगे। इनहेरेंट इफ़ेक्ट बोलेंगे। इनहेरेंट कहने का मतलब कि ये इफ़ेक्ट लो फ्रीक्वेंसी पे नहीं होगा, ये इफ़ेक्ट कब होगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे। जब भी हम हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे फॉर द मेज़रमेंट पर्पस, तो ये इनहेरेंट इफ़ेक्ट वहाँ पे होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे अपने इसी टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी पर स्ट्रे कैपेसिटेंस, स्ट्रे इंडक्टेंस, स्किन इफेक्ट, डाइइलेक्ट्रिक लॉस, बहुत सारे इनहेरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो कि अगर हम ये ब्रिज यूज़ करें फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस क्वांटिटी एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो अगर उस इफ़ेक्ट को अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो उस इफ़ेक्ट के कारण हमारा जो रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर बहुत सारे क्या इनएक्यूरेसी आएंगे, एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं आएगा। इस कारण से हम लोगों को हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करना पड़ेगा, मेज़रमेंट करने के लिए इन सारे अकाउंट्स को काउंट करके चलना होगा, इन सारे इनहेरेंट इफ़ेक्ट को काउंट करके चलना होगा। ये सारे इनहेरेंट इफ़ेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा कि इसका इफ़ेक्ट मेरे मेज़रमेंट पर, मेरे मेजरिंग क्वांटिटी पे कम से कम पड़े। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग शेल्डिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि शेल्डिंग SHELDING शेल्डिंग अरेंजमेंट क्या होता है। इस शेल्डिंग अरेंजमेंट को करके हम क्या कर सकते हैं, जो इनहेरेंट इफ़ेक्ट है उसके प्रभाव को अपने मेजरिंग क्वांटिटी के ऊपर क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा क्या कि फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा कि आप लो फ्रीक्वेंसी पे इन सारे क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट ईजिली कर चुके हैं या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज, but at high frequency you have to what use some proper shielding effect so that inherent effect will not affect the measuring of these quantity। इस क्वांटिटी के मेजरिंग रिजल्ट को जो हमारा इनहेरेंट इफेक्ट होगा वो क्या कर सके, वो ज़्यादा प्रभाव ना डाल सके। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हाट आर दीज इनहेरेंट इफेक्ट। हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन सा इनहेरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ जो कि हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाता था। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें, इसके बाद हम सेकंड पॉइंट इसमें मेंशन करते हैं।
ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने पॉइंट 2 को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट 1 में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि लो फ्रीक्वेंसी पर एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता था, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाता है। एक्यूरेट रिजल्ट क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि हम लोग कुछ स्पेशल इफेक्ट को काउंट करके नहीं चलते हैं। जब हम लोग किसी ब्रिज से मेज़रमेंट करेंगे, मान लो हम वीटस्टोन ब्रिज के मदद से रेसिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी पे तो हम इजीली मेज़र कर लेंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर हम मेज़रमेंट करने जाएंगे उसी रेसिस्टेंस का, तो हमें दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। एक्यूरेसी इसलिए नहीं मिल पाएगी क्योंकि हम कुछ हम अपने स्पेशल इफ़ेक्ट को काउंट करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। इसी इफ़ेक्ट को इनहेरेंट इफ़ेक्ट बोला गया है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है कि बट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ 0.1 हर्ट्ज टू 100 मेगाहर्ट्ज। बहुत बार एग्जाम में तो रेंज पूछा है कि हाई फ्रीक्वेंसी हम किस रेंज पर मेज़र करेंगे, तो आपको बताना है 0.1 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज, यही लिमिट आपको लिखना है। ऑप्शन में दिया रहेगा तो इसी को टिक करना है, ठीक है। यूजिंग लो फ्रीक्वेंसी मेथड, अभी आपने देखा लो फ्रीक्वेंसी मेथड हमने यहाँ लिखा है, विल नॉट गिव द एक्यूरेट रिजल्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट दीज लो फ्रीक्वेंसी मेथड डू नॉट कंसिडर द स्पेशल इफेक्ट विच इज नोन एज व्हाट? इनहेरेंट इफेक्ट। अब ये इनहेरेंट इफेक्ट क्या है? कौन सा स्पेशल इफेक्ट है? इनहेरेंट इफेक्ट क्या है? क्या ये करता है? ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। कुल मिला करके 6 इनहेरेंट इफेक्ट हमारे पास आएगा, जिसमें हम लोग बहुत सारे इनहेरेंट इफेक्ट देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रे इंडक्टेंस का बनना, ठीक है, सीरीज में, स्ट्रे कैपेसिटेंस का बनना शंट में, स्किन इफेक्ट, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के कारण कैपेसिटेंस का लॉस होना, ठीक है ना। बहुत सारे स्ट्रे इनहेरेंट इफेक्ट हमारे पास आएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चूँकि ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे चीज़ को क्या करेंगे, मोर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे, और आपको हम वहाँ दिखाएंगे कि कैसे ये सारे इनहेरेंट इफेक्ट जो है हमारे मेज़रमेंट के ऊपर प्रभाव डालेंगे। अगर आप इसको कंसीडर करके नहीं चलेंगे तो ये ज़रूर आपके रिज़ल्ट में बहुत सारी क्या करेगा, बहुत सारा इनएक्यूरेसी डाल देगा। इसलिए इस चीज़ को हमें क्या करना है, काउंट करके चलना है, ठीक है। तो इन नेक्स्ट lecture we will study the different types of inherent effect which we have to consider when we are going to measure any of the quantities at high frequency, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।